चलिए तो अब देखते हैं अपन पोषण के बारे में यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो पोषण होता क्या है? तो प्रत्येक जीव यानी कि मानव हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, हर एक अपने जीवन की वृद्धि, विकास और लगातार जीने के लिए जिन चीज़ों के मतलब कि जो पोषक पदार्थ हैं उनका ग्रहण करता है, इस चीज़ को ही हम पोषण कहते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किसके लिए? वृद्धि और विकास के लिए पोषण कहलाता है। और जिन पदार्थों के माध्यम से यह होता है उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। अब पोषक पदार्थों को अगर रासायनिक आधार पर बांटा जाए, यानी किस आधार पर? रासायनिक यानी केमिकल आधार पर देखा जाए तो विभिन्न भोज्य पदार्थों में हमें 6 प्रकार ही देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं और जल। यानी कि इन 6 के अलावा सातवीं कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है। चाहे कोई सी भी हम चीज़ खाएं, हमें रासायनिक आधार पर ये 6 चीज़ें ही खाद्य पदार्थ में देखने को मिलती है। तो एक एक करके सबको देखते हैं, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से स्पष्ट है, कार्बन का हाइड्रेटेड, यानी ये कार्बन का हाइड्रेटेड है। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर हमारे कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो रहता है 1:2:1। और एक सामान्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अगर रासायनिक सूत्र देखा जाए तो वो रहेगा C6H12 और O6। ये एक सामान्य, एक सरल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। इसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। वैसे फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनका रेशियो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग उसकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यह होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इनसे सरल कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इनका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, C6H12O6। जबकि डाइसेकेराइड का मतलब क्या है? डाई मतलब होता है 2, यानी कि जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर किसी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर अगर किसी डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर किसी डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सुक्रोज। जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर अगर किसी डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, ये क्या है? डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, लेक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। जबकि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, यानी माल्टोज 2 ग्लूकोज से, सुक्रोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज से, वहीं लेक्टोज 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। वहीं पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? पॉली जहां भी वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है बहुत सारा, और सेकेराइड मतलब ये अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम शक्कर या शुगर भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो पॉलीसेकेराइड यानी कि जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। एक और कैटेगरी भी होती है डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बीच में, ओलिगोसेकेराइड, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर कहा गया है कि 2 से अगर 11 तो हो तो ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉलीसेकेराइड, इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्च, जिसे अपन खाते हैं। तो स्टार्च जैसे कि जो जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है, आलू होता है, इनमें क्या है? इनमें स्टार्च है। और हम क्या खाते हैं? हम स्टार्च खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। हम उसे तोड़ते हैं और उसे मोनोसेकेराइड में बदलते हैं और उसका फिर उपयोग करते हैं। जबकि जितने भी अपने प्राकृतिक फल होते हैं उनकी जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। और सबसे मीठा जो प्राकृतिक
कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है वो फ्रक्टोज ही है, क्योंकि सबसे मीठा कहाँ हो सकता है? फल में। फल के अलावा कहीं और मीठा होगा नहीं। जबकि जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज होता है, तो गन्ना में सुक्रोज होता है, चीनी में सुक्रोज होता है, गन्ना में सुक्रोज होता है, चुकंदर में सुक्रोज होता है, चुकंदर और गन्ना में सुक्रोज होता है, चुकंदर और गन्ना में सुक्रोज होता है। जबकि फलों में फ्रक्टोज होता है, फलों में फ्रक्टोज होता है। जब भी हमें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम ग्लूकोज पीते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है? एक तो स्टार्च हो गया जो कि बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और कैसे ग्लूकोज से? अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जबकि एक और एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज भी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, लेकिन बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसलिए अपन अल्फा ग्लूकोज को पचाने में तो सक्षम है, इसलिए हम स्टार्च को पचा लेते हैं, लेकिन बीटा ग्लूकोज को पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। सेलुलोज से ही अपना कागज बनता है, सेलुलोज से ही अपना नोट बनता है, यानी जितनी भी पेड़ पौधों से चीजें निकली है सारी चीजें सेलुलोज की ही बनी होती है। एक और होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वही अपना यकृत, इंसुलिन क्या करता है? अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रखता है, तो ग्लूकोज बहुत सारे मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण कर लेते हैं। और एक होता है काइटिन। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति रहती है वो कीटों की, वो काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये एक जलरोधी पदार्थ है और कार्बोहाइड्रेट है, और किसके अंतर्गत आता है? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो मोनोसेकेराइड के हमने 3 एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में हमने देखा कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला तो क्या मिले? माल्टोज, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला तो लैक्टोज। फिर अपन ने देखा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च जिसे अपन पचा सकते हैं, अल्फा ग्लूकोज। फिर सेलुलोज जो बीटा ग्लूकोज से जिसे हम पचा नहीं सकते। फिर काइटिन जो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, और ग्लाइकोजन जो हमारे अंदर संचित रहता है, ठीक है। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो है वो कौन सी है? फ्रक्टोज है। गन्ना और चुकंदर सुक्रोज पाया जाता है, और फलों में फ्रक्टोज मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से यानी श्वसन से हम 4.2 किलो कैलोरी, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। और औसतन एक व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति वाइज वेरी कर सकता है अलग अलग। तो पुरुषों में औसतन 100 से 200 किलो कैलोरी ज़्यादा की आवश्यकता होती है, वहीं महिलाओं में इतनी ही कम की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित कर लेते हैं, ठीक है। अगला है अपना प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम होता है शरीर निर्माण और मरम्मत। शरीर निर्माण और मरम्मत, सिर्फ यही काम है प्रोटीन का, शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना। ये 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी कोई सा भी प्रोटीन हो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इनमें से 10 एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो स्वयं संश्लेषित हो जाते हैं, यानी ये हमें ज़रूरत नहीं होती खाने के दौरान, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ये अनावश्यक एमिनो एसिड है। जबकि 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हमें भोजन के दौरान लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम बोलते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। तो आवश्यक एमिनो एसिड जिन्हें भोजन के दौरान ग्रहण करना पड़ता है, और अनावश्यक एमिनो एसिड जो कि हमारे शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आवश्यकता नहीं है। और ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर ही हम अपने लिए नए नए प्रोटीन्स का निर्माण कर लेते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस होता कहाँ पर है? राइबोसोम में होता है। तो इसकी अगर संरचना देखें प्रोटीन की, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 तत्व तो इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनी पदार्थ है प्रोटीन। कैसा है? एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन। यही कारण है कि जितने भी प्रोटीन प्राप्त होती है हमें लेग्यूमिनसी पौधों में, यानी चना हो गया,
जितनी भी दालें हो गई, मूंगफली हो गई, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, वो नाइट्रेट के रूप में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में उसका उपयोग करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका नाइट्रोजन निभाता है। प्रोटीन एक जटिल संरचना होती है और इसका पाचन बहुत कठिन होता है। जब हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे पहले अमाशय में पेप्सिन और रेनिन आता है, जो प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में बदलता है। फिर डियोडेनम में पेंक्रियाज जूस से अपना निकलता है ट्रिप्सिन, वो पचाता है। फिर छोटी आंत में का जो डियोडेनम जेजुनम भाग है, डियोडेनम जेजुनम, तो उसमें क्या है, इरेप्सिन निकलता है, वो फिर से पचाता है। तो यहाँ पर 3-3 बार अलग अलग एंजाइम्स आते हैं और प्रोटीन को पचाते हैं, इसलिए इसका पाचन कैसा होता है, कठिन होता है। ऊर्जा सामान्यतः यह नहीं देता है। प्रोटीन का काम मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करना बिल्कुल नहीं होता है। इसका काम सिर्फ नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना है, कहीं चोट लग गई है तो उसकी मरम्मत करना है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन समय में, जबकि ग्लाइकोजन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, वसा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो, तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य भी कर लेता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी पर यूनिट अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। लेकिन हमें किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर श्वसनीय पदार्थ देखा जाए, श्वसनीय पदार्थ यानी कि हमने पढ़ा था कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं फेफड़ों में, इसे हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। वास्तव में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब्स साइकिल के जरिए, जिसके दौरान हम ग्लूकोज को लाते हैं और उसे एटीपी में तोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कभी कभी हम वसा से भी और प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, दूसरे नंबर पे हम वसा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम इमरजेंसी में प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इन 3 के अलावा कोई चौथा पदार्थ नहीं है जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त कर सके। विटामिन और खनिज और जल हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जल में 0 कैलोरी होती है, कितनी, 0 कैलोरी, अगर कुछ मिलाया ना हो तो। बीमारियों से रक्षा करने का काम करते हैं सिर्फ, खनिज शरीर निर्माण करते हैं, विटामिन बीमारियों से रक्षा करने का काम हमारा करते हैं। अगर देखा जाए सोयाबीन, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 40% होता है। तो सोयाबीन में 40% सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। उसके बाद दालों में और मशरूम में अलग अलग मात्राओं में प्रोटीन के प्रतिशत पाई जाती है। ज़्यादा ज़रूरत जो प्रोटीन की होती है वो बच्चों को होती है और बूढ़ों को होती है। मेरास्मस और क्वासिकोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। मेरास्मस और क्वासिकोर प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम्स भी होते हैं। खास बात क्या है कि जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें संपन्न करने में मदद करते हैं, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन बहुत सारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है और इंसुलिन एक प्रोटीन भी है, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शरीर के 15% भाग का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब अपन देख लेते हैं शरीर के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है हमारी मांसपेशियों में। अस्थियों में यानी हड्डी में ऑस्टिन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज यानी उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है। खून में 4 प्रोटीन है, कौन कौन सी, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जमाने के लिए, हिपेरिन जमने नहीं देने के लिए, और एल्ब्यूमिन खनिजों के संवहन के लिए। केरोटीन प्रोटीन कीटों के बाह्य कंकाल बना होता है, अपने नाखून, कुर वगैरह बने होते हैं इसी के। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है।
यानी बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब कोई चीज़ एक ही जैसे बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी हो तो उसे हम बोलते हैं ये इस चीज़ का बहुलक है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक है, क्योंकि 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जबकि अमीनो प्रोटीन का एकलक क्या है? तो प्रोटीन का एकलक है अमीनो एसिड। यह एक नाइट्रोजनी पोषक है, अपने को पहले ही पता है, नाइट्रोजन एक प्रमुख तत्व है इसमें। अगला देखते हैं अपन वसा के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा, फिर प्रोटीन, अब देखते हैं वसा के बारे में। तो शरीर का 16% भाग वसा का बना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा किससे बना हुआ है? तो सबसे ज़्यादा तो अभी हमने देखा क्या कार्बोहाइड्रेट से मात्र 1% हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रोटीन से 15% शरीर का निर्माण होता है हमारा, वहीं वसा से 16% शरीर का निर्माण हमारा होता है। प्रति यूनिट अगर सर्वाधिक ऊर्जा अगर देखा जाए तो हमें वसा ही देता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा के पाचन से 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से 4.3 किलो कैलोरी, वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर पर यूनिट देखा जाए तो कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है? तो सबसे ज़्यादा वसा से, दूसरे नंबर पे प्रोटीन पे और तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा देखा जाए, ये तो पर यूनिट है, लेकिन वास्तव में हम ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे वसा और तीसरे पे प्रोटीन। सुंदरता के लिए उत्तरदायी होता है कौन? वसा। और उपकला ऊतक एडिपोज टिश्यू का निर्माण करता है वसा। अगला अपन देखते हैं विटामिन। तो विटामिन की खोज ल्यूमेन ने की थी, वहीं इनका नामकरण फंक ने किया था। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं प्रकृति में और हमारे शरीर में। बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। रेटिना किस में पाई जाती है? आँख में, यानी कि इसका संबंध आँखों से है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, आँखों से इसका संबंध है। इसका स्रोत गाजर है, गोल्डन राइस है और जितने भी पीले फल होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा हर एक विटामिन का अंडा, दूध और मांस, मछली, ये इनमें सारे प्रकार के लगभग विटामिन पाए जाते हैं। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो वो दूध में, अंडे में और मांस में, मछली में नहीं पाया जाता है। कौन? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी भी हमें अंडे और दूध से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा बाकी सारे विटामिन हमें दूध, अंडे, मांस और मछली से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्रोत होते हैं, जैसे कि विटामिन ए का सबसे अच्छा हमें स्रोत माना जाता है गाजर। क्या माना जाता है? गाजर। प्रतिरक्षी विटामिन है विटामिन ए, बीमारियों से और संक्रमण से रक्षा करता है। विटामिन ए बीमारियों से और संक्रमण से रक्षा करता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, तो विटामिन बी एक विटामिन ना होकर 12 अलग अलग विटामिनों का समूह है। इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और B1 का नाम होता है थायमीन और उसकी कमी से बेरी रोग होता है। अभी आगे अपन सारे विटामिन के बारे में B1 से B12 तक देखेंगे। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है। तो घाव भरने में सहायक है और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है। इसका स्रोत जितने भी खट्टे फल है, वास्तव में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। उसके बाद नींबू वगैरह यानी जितने भी मौसमी अपने खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। मिर्ची में भी विटामिन सी होता है। किसमें? मिर्च में। हरी मिर्च अपन खाते हैं तो उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का स्रोत खट्टे फल होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है, घाव भरने में सहायक होता है। जबकि बीमारियों से और संक्रमण से रक्षा कौन करता है? विटामिन ए। शराब पीने पर यह नष्ट हो जाता है, सामान्य से अधिक तापमान पर यह नष्ट हो जाता है और ये स्टोर नहीं होता। खास बात क्या है कि बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं
और ऐसे सारे विटामिन स्टोर हो जाते हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं है, जो कि वसा में घुलनशील है, वो सारे हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में एकमात्र विटामिन है जो नहीं पाया जाता, वो है विटामिन सी। और एकमात्र खनिज है आयरन, जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए दूध को पूर्ण पोषक आहार नहीं माना जाता है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ें हमें दूध से लगभग लगभग प्राप्त हो जाती हैं। तो अपन कैसे याद रख सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से वसा में घुलनशील है? तो इसकी ट्रिक है WBC। WBC यानी वाटर में बी और सी घुले होते हैं। वाटर में बी और सी घुले होते हैं, यानी बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो स्टोर नहीं होते हैं। इन्हें हमें लगातार कुछ कुछ टाइम बाद लेना पड़ता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा के जितने भी बचते हैं, ए है, डी है, ई है, के है, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं और इनका संग्रहण संभव होता है। तो आगे फिर अपन देखेंगे।